नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 5 अक्षरों का महत्व पर चर्चा करेंगे। ये जो पाठ है इसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। आइए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। गुणाकर मूले मूलतः मराठी भाषी थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और लेखन के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं को माध्यम बनाया। ये राहुल सांकृत्यायन जी के शिष्य थे और इन्होंने हिंदी में करीब 3000 लेख लिखे और अंग्रेजी में 250 से अधिक लेख लिखे। 16 अक्टूबर 2009 को इनका देहावसान हो गया। इनकी जो कृतियाँ हैं वो हैं अंकों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, अक्षर कथा, अक्षरों की कहानी, आकाश दर्शन, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक ऋषि, कथा, आर्यभट्ट आदि हैं। मतलब ये इनकी रचनाएं हैं और बाकी इसके अलावा और भी इनकी रचनाएं हैं। आइए अब हम इनकी एक रचना अक्षरों का महत्व इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें इन्होंने कहा है, अक्षरों की कहानी ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में हैं अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हाँ बच्चों, अगर हमें कुछ भी, अगर साहित्य या कुछ भी हमें पुराना चाहिए होता है तो उसके लिए हमें एक लिखित रूप चाहिए होता है किसी भी चीज़ का, तभी हम उस पर विश्वास करते हैं। तो यदि अक्षर नहीं होते तो कोई भाषा नहीं होती और भाषा नहीं होती तो साहित्य भी नहीं होता। तो इसीलिए जो साहित्य है वो अक्षरों की ही देन है और इसीलिए अक्षरों का बहुत महत्व है। और अक्षर नहीं होते तो हम किसी भी भाषा का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि ये पुराने ज़माने के लोगों की सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ ये लेखक के अनुसार है। लेकिन जो अक्षरों के बारे में अगर कहा जाए तो अक्षरों की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई है। तो हम अक्षरों को सिर्फ अभी की खोज नहीं मान सकते, क्योंकि अक्षरों की खोज वैदिक काल से हुई है। वेदों में इसका प्रमाण है। जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और यहाँ जो हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि का जो प्रारंभ है वो अभी से नहीं, प्राचीन काल से माना जाता है। तो इसीलिए ये बात प्रमाणिक है कि हमारी जो भाषा है, ये अक्षर हैं, ये उनकी उत्पत्ति अभी से नहीं हुई है, वो प्राचीन काल से है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रचनाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया।
इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के इस सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते, साहित्य नहीं होता, तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते। लेकिन ये कहना कि ये लेखक ने कहा है, लेखक जो हैं वो एक उन्होंने ज़्यादातर अपने लेखों को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लिखा है। तो जो विज्ञान है वो विज्ञान यही कहता है कि हमारा जो मनुष्य है या फिर जो हमारा इतिहास है वो केवल 5000 वर्ष पुराना है। लेकिन जब हम वैदिक साहित्य देखें तो हमारा वैदिक साहित्य अनंत है, प्राचीन है। उसका जो काल है वो अनादि काल से है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यही महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि हमारे अक्षरों की उत्पत्ति, हमारे अक्षर कैसे हुए। तो हिंदी जो है हमारी भाषा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में है और इस लिपि का जो देवनागरी लिपि है ये संस्कृत की भी लिपि है और हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है और संस्कृति देववाणी है और ये वैदिक भाषा है, वेदों की भाषा है संस्कृत। और वेदों का जो काल है वो अनंत काल है। उसका जो है यहाँ 5000 या 6000 साल बताया गया है, उससे पहले ही वेदों का यहाँ पर प्रमाण है। तो ये कहना सिर्फ कि अभी कुछ ही समय से अक्षरों का उत्पत्ति हुई है, ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से कि ये आंशिक ज्ञान है। तो इसका जो पूर्ण ज्ञान है वो यही है कि अक्षरों की उत्पत्ति जो है वो प्रारंभ से हो चुकी थी। लेकिन विज्ञान के आधार पर अगर कहें हम तो विज्ञान के आधार पर ये यहाँ पे लेखक ने कहा है कि जो अक्षरों का जो प्रारंभ है, अक्षरों की उसकी जो प्रमाण मिलते हैं वो 6000 वर्ष पुराने हैं। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना ज़रूरी है भी। जी हाँ बच्चों, की हमें इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। जितने भी हमारे हिंदी भाषा के जो अक्षर हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी भाषा के जो अक्षर हैं वो कहें तो उसका जो विस्तार है, उसकी जो उत्पत्ति है वो वैदिक है। वो एक तरीके से देवों से उत्पत्ति हुई है उसकी, देववाणी। इसीलिए इसकी जो इस लिपि का जो नाम है वो देवनागरी लिपि इसको कहा जाता है। तो इसको
हमने आज पढ़ा, यहाँ सीखा कि जो हमारे लिए अक्षरों का कितना महत्व है। यदि अक्षर नहीं होते तो हम किसी भी भाषा के साहित्य को हम नहीं समझ पाते, और उसके साहित्य से जो हम इतिहास हमें मालूम होना चाहिए वो इतिहास हम नहीं जान पाते। तो इसीलिए इसका अक्षरों का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है, जो किसी भी भाषा के लिए पूर्ण जानकारी देता है। थैंक यू बच्चों। और बाकी आपके कुछ प्रश्न हैं? पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो एक जब अक्षर नहीं होते हैं, ये ऐसा था कि जब पहले जब श्रुति ज्ञान था, श्रुति मतलब कानों से सुना गया, तो जब उस समय जब ज्ञान दिया जाता था, जिस समय पहले गुरुकुलों में जब बच्चे जाते थे तो वो गुरु से जाकर ज्ञान ग्रहण करते थे, और उसको श्रुति के द्वारा, श्रुति मतलब कानों से सुनकर ग्रहण करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो स्मृति पटल था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा मनुष्यों का, और जो उन्हें ज्ञान जो दिया जाता था वो धीरे धीरे लुप्त होने के डर से कि लुप्त ना हो जाए, इसीलिए जो साहित्य है उसमें लिपिबद्ध किया गया उस साहित्य को, और इसीलिए अक्षरों की ज़रूरत पड़ी और लिपि की ज़रूरत पड़ी, साहित्य को लिपिबद्ध करने की ज़रूरत पड़ी थी। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और किसने कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दो। तो अगर हम पाठ की बात कहें तो पाठ में जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला प्रागैतिहासिक काल के बाद हुआ है, और इसकी खोज मनुष्य ने की है। पाठ के अनुसार इसमें ये दिया गया है। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो पाठ के अनुसार वह अनेक चिन्हों का और चित्रों का भाव का सहारा लेता था। जो मनोभाव प्रकट करता था तो उसको किन्हीं संकेतों के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से वो उस भाषा का प्रयोग करता था। इस पाठ में ये बताया गया है। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उतना लिखो। तो जो ध्वनि का भी जो महत्व है, क्योंकि जो अक्षर है, अक्षर का जो उच्चारण का रूप है, जो अक्षर हम लिखते हैं तो उसका जो पहले जो प्रारूप होता है वो ध्वनि ही होता है। पहले ध्वनि उच्चारित होती है, उसके बाद ही लिपिबद्ध होता है वो। तो ध्वनि वर्ण का पूर्ण रूप है एक तरीके से कहा जाए तो, और उसका महत्व इसीलिए है क्योंकि उसकी उच्चारण की दृष्टि से ही जो हमारे वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला, वो उच्चारण की ध्वनि दृष्टि से ही जो ध्वनि है उसकी, कि जैसे कि अगर हम देखें तो उसमें आकार है और का वर्ग है, का वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं। इस तरीके से दो ध्वनि का उच्चारण जो है वो उनकी उत्पत्ति जो हुई है वो इसी तरीके से की है। जैसे जैसे हम उसका उच्चारण करते हैं वैसे जैसे उसकी ध्वनि निकलती है, उसी तरीके से उसको वो लिपिबद्ध किया गया है उस चिन्ह को। अब आगे है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करें। ये आगे आपको जब आप विद्यालय आएंगे तब उसके बाद में आपको ये पढ़ाया, इसके बारे में समझाया जाएगा मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है। अब जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ तो यहाँ पर जो लिखित भाषा भी है और मौखिक भाषा भी है, और इसका महत्व भी आप लोग जानते ही हैं। मौखिक भाषा अगर मैं प्रयोग नहीं करूँगी तो आपको वो सुनाई नहीं देगा जो आप सुन रहे होंगे, और लिखित भाषा जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ रही हूँ, तो दोनों ही भाषाओं का विशेष महत्व है, मौखिक और लिखित। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो यहाँ पर विज्ञान की दृष्टि से इसकी खोज का नहीं है कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन जब हम वेदों के अनुसार अगर इसको हम देखें, जो संस्कृत वाणी है हमारी, संस्कृत से क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो अगर हम देखें तो जो संस्कृत के अक्षर हैं
वो उन सभी अक्षरों की जो इनको प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है, तो उनकी उत्पत्ति माहेश्वर सूत्र से हुई है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही उनको संस्कृत में स्थान मिला है। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषा को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नए शब्द बनाने की कोशिश करिए। ये आप अपने घर पे इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ कई सारी भाषाएं हैं। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठे करिए और कक्षा में प्रस्तुत करिए। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते या भाषा नहीं होती, तो हम अपने जो विचार हैं उनको हम आदान प्रदान नहीं कर पाते, अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते या हमारी भाषा नहीं होती। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। ये शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। जैसे कि मैंने आपको उपसर्ग वाला पाठ पढ़ाया था हिंदी में, तो वो उससे आप सीख गए होंगे, तो इसको आप स्वयं करके देखिएगा। इसका एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। असफल, तो असफल में जो उपसर्ग है वो आ है, और आ मतलब बिना, सफलता के बिना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको पहले बता चुकी हूँ आपकी हिंदी व्याकरण में। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य, तो हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो संख्याएं जो हैं संज्ञा होती हैं वैसे, लेकिन ये विशेषण का काम कब करती हैं, जब ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जैसे कि संख्याएं यहाँ पे ये अरब जो है वो क्या है, वो संज्ञा है, और 5 जो है वो क्या है, 5 अरब। तो साल जो है वो संज्ञा है यहाँ पर, और 5 अरब संख्या है। तो इसीलिए इससे पहले जुड़ करके ये संज्ञा जो संख्या है वो संज्ञा की विशेषता बता रही है। तो जब संज्ञा से पहले जब संख्या जुड़ गई, तो एक विशेषण का काम कर रही है, कि ये विशेषता बता रही है किसकी, साल की। वो साल कितने हुए हैं, 5 अरब। तो 5 अरब संख्या है अपने आप में, तो इसीलिए यहाँ पर ये विशेषण है। जैसे कि कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया, तो साल की विशेषता इसमें भी बताई जा रही है, और ये संख्यावाची शब्द बता रहा है 10,000। तो 10,000 क्या है, यहाँ विशेषण है। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है ये। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सके, क्योंकि संख्यावाचक जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि पर। यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता, तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों को इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, तो यहाँ पर पानी जो है कितना है, 3 जग है। इसको परिमाप में ले लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम पानी को काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, नाप, 1 जग 2 जग 3 जग, तो इसको एक माप बना ली इसकी हमने। तो इस तरीके से माप यहाँ पे बताया, माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो चीनी, अब चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 चीनी 2 चीनी, तो इसको हम परिमाप में हम इसको ले लेते हैं। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये परिमाप बता रहे हैं, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़े, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांटकर लिखिए। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। तो 3 से क्या होगा, 3 खीर, तो 3 कटोरी खीर। 6 कपड़ा, 6 मीटर कपड़ा, क्योंकि कपड़े को हम कैसे नापते हैं, मीटर में। 2 कॉफ़ी, तो 2 क्या है, 2 प्याला कॉफ़ी। 1 दूध, तो 1 क्या है, 1 लीटर दूध। 2 ज़मीन, तो 2 एकड़ ज़मीन, ज़मीन को हम एकड़ में, गज में, इस तरीके से नापते हैं।
एक रेत, तो एक रेत यानी एक ट्रक रेत। 5 बाजरा, तो 5 किलो बाजरा। बाजरा यानी कि जो हम गेहूँ अनाज होता है, ऐसी बाजरा भी एक अनाज होता है, तो उसको हम किलो में काउंट करेंगे। 1 बाजरा 2 बाजरा ऐसे नहीं करेंगे काउंट उसको। तो 5 किलो बाजरा। 3 तेल, और जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनको हम लीटर में काउंट करते हैं, लीटर माप करते हैं लीटर से उसका। तो ये 3 लीटर तेल। कुछ करने को अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करी है। तो बच्चों, हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की, वो देवनागरी लिपि है, तो उसके बारे में आप गूगल से जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो प्रयोग में नहीं रहे हैं, प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं, तो कुछ अक्षर ऐसे हैं जो प्रयोग में नहीं रहे हैं, जैसे कि जो प्लुत स्वर होता है उसका अब प्रायः प्रयोग कम हो गया है। और कुछ नए अक्षर आए हैं जैसे ढ़ और ढ, इसको भी अब काउंट अलग से किया गया है, पहले इसको अलग से काउंट नहीं किया जाता था। तो इसके बारे में आप अलग से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करें। इसको आप घर पे भी ये गतिविधि कर सकते हैं। अक्षर ध्वनियों, स्वरों तथा व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों में भी संकेत व्यक्त है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं, जब भी आप रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चिन्ह दिए होते हैं, और चिन्हों के अनुसार ही हम क्या करते हैं, गतिविधि करते हैं। जैसे कि कहीं राइट टर्न होता है, कहीं लेफ़्ट टर्न होता है, यू टर्न होता है, तो वो हम चिन्हों से ही जान जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चिन्ह दिए गए हैं, तो ये भी एक सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि जो हम साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी साहित्य हो या कुछ भी जिसको हम पढ़ते हैं, जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उसमें जो लिखा हुआ है, तो उसमें अक्षर हैं और उन अक्षरों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए अक्षर की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो हम भाषा पढ़ रहे हैं उस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे उसके अक्षर हमारे तक आए हैं, कैसे उनके अक्षरों का निर्माण हुआ है, और उन अक्षरों को प्रयोग करने की विधि क्या है, जो अक्षर हैं उनका व्यवस्थित क्रम क्या है, ये सारी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। और आपको इस सबके जो वर्क है, जो भी कार्य है, वो गृह कार्य आपको PDF दे दी जाएगी, उससे आप इसको करेंगे। धन्यवाद।